हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और अब तक हमने पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में और इसके साथ ही सॉइल को सेव करने का क्या क्या मेथड है। हम कैसे वेदरिंग और इरोजन से सॉइल को सेव कर सकते हैं, उन मेथड्स को हमने डीपली पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। ठीक है, हमारी लाइफ में जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वही सबसे ज़्यादा कीमती हैं। नेचर ने किसी तरह का पैसा इन पर नहीं लगाया, लेकिन हमारे लिए वाटर, सॉइल, सनलाइट ये सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं। इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का क्या मतलब है? पानी अपने आप रिन्यू कैसे हो रहा है? आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा। वाटर साइकिल में दिया है कि जो पानी ग्लेशियर से होकर के प्लेन तक आता है, प्लेन से होते हुए फिर वो आगे नदियों का पानी जब समंदर तक जाता है, समंदर से होते हुए इवेपोरेट होते हुए वही पानी वापस लौट के आता है। तो ये एक पूरा साइकिल क्रिएट करता है। ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रेन ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है और आसमान तक तो जाता ही है। वो प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, इसीलिए इसको रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। यहाँ तक कि आप अगर आपने नोटिस किया हो, आपके आसपास कोई नदी हो तो आप देखेंगे वही नदी गर्मी में सूख कर एकदम सिकुड़ जाती है और फिर बारिश के मौसम में वहीं पर बाढ़ आ जाता है, मतलब ओवर फ्लडेड हो जाती है। मतलब एक टाइम तो पानी सूख रहा है और दूसरी टाइम पानी की मात्रा बढ़ जा रही है और फिर वही पानी जब दिसंबर नवंबर तक पहुंचता है तो वो एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो बारिश में बाढ़ है, फिर धीरे धीरे पानी कम होने लगता है, नॉर्मल होता है। फिर जब गर्मी आती है वही पानी सूख जाता है, वापस से बारिश होती है और पानी बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्यों है? क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है और लगातार पानी रोटेशन में रहता है। पानी कभी भी एक जगह रुका हुआ नहीं रहता। अगर आप पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है कि किसी चीज की चारों तरफ से एक सीमांकन है और उसके बीच में पानी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो वाटर हमेशा फ्लोइंग स्टेट में होता है, रोटेट होता रहता है। कभी भी आप समुद्र को रुका हुआ नहीं देखेंगे, उसमें लगातार वेव्स आ रही हैं, वो एक दिशा में बहता रहता है। अगेन, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो 3/4 जो है वो कवर्ड है वाटर से। ठीक है, कितना? 3/4 की बात ये कर रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि जब अर्थ सरफेस की बात की जा रही है, उस अर्थ सरफेस में 3/4 वाटर कैसे मिल रहा है हमें, है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा वाटर की जब वो बात कर रहा है। तो हम आते हैं मैपिंग सेक्शन में। मैपिंग सेक्शन में क्या दिख रहा है? चारों तरफ आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आप कॉन्टिनेंट्स की ही बात करें तो ये देखिए, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की ये बात कर रहा है। इधर ये अफ्रीका की बात कर रहा है और इधर ये इंडिया से होते हुए रशिया और सब कुछ ऊपर का हिस्सा हो गया और साथ में इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर हम बात करें बाकी एरियाज की तो आप देखेंगे हर जगह पानी की ही मात्रा है। ये पूरा पानी है ये हिस्सा। अगर आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको पता होगा कि ये आपका पैसिफिक रीजन है। ठीक है, अब आप इसे नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक कर लीजिए और वापस से जब आप यहाँ पर आएंगे तो भी ये आपका पैसिफिक रीजन है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अटलांटिक की बात कर रहा है, अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और इसके अलावा इंडियन ओशन यहाँ पर, ये जो नीचे वाला हिस्सा है। तो इतना हिस्सा आपका ये पूरा का पूरा पानी है और ये हमारा जो सरफेस है उसका 3/4 हिस्से में सिर्फ पानी है। तो पानी की मात्रा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे सरफेस का 3/4 क्यों कहा जाता है।
साथ में इसीलिए इसको हम वाटर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर प्लैनेट। क्या रीजन है वाटर प्लैनेट कहने का? क्योंकि जो टोटल सरफेस है उसमें जो 3/4 है वो पानी पाया जाता है, 3/4 वाटर है। ठीक है, उसके बाद वही है कि जो ओशियंस है 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ओशन ही वो रीजन है जहां से लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई है। पहले कहा जाता है कि ओशंस ही थे भारी मात्रा में, क्योंकि जो आपके सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में एक थे। वो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो उससे पता चलता है कि सारे जो धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे बने और प्लेट्स कैसे बनी। तो जो ओशंस हैं वो हमारे 2/3 को कवर करते हैं अर्थ सरफेस को। ठीक है, अब इसमें ओशंस की बात कर रहा है तो ओशंस का मतलब है यहाँ पर ग्लेशियर शामिल नहीं होगा। पानी बर्फ के रूप में भी मौजूद रहता है, लेकिन जब ओशन कह रहा है तो इसका मतलब फ्लोइंग स्टेट ऑफ वाटर है। स्टेट से फर्क पड़ेगा, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो इवेपोरेशन हो रहा है तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। और यही प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं या किसी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो बिना पानी के ऐसा कुछ भी हो पाना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर पानी पड़ रहा है मिट्टी पे, जब तक पानी नहीं पड़ेगा वहाँ पर कुछ भी नई चीज का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। एक पेड़ को भी उगने के लिए प्रॉपर वे में सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। साथ ही जो ओशन वाटर है वो सैलाइन है, इसीलिए ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसको कंज्यूम कर पाए। तो अभी हमने जितना भी पानी आपको समुद्र का दिखाया वो सारा का सारा पानी कंज्यूम करने लायक नहीं है, क्योंकि सारा पानी क्या है, खारा पानी है। और जो फ्रेश वाटर है वो केवल और केवल 2.7% है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, जहां पर एक तरफ कह रहा था कि पूरे सरफेस में 3/4 वाटर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि केवल आपके पास 2.7% पानी है जो फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि 70% इसमें से आइस शीट्स है और ग्लेशियर्स हैं, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स में है। अब ये 2.7% के भी 70% की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है fresh water accounts for only about 2.7%, nearly 70% of this, मतलब 2.7% में भी आप 70% हटा देंगे तो ले दे के आपके पास 1% अप्रॉक्स बचेगा। तो जो अपने पास फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी है, वो केवल 2.7% है। उसमें से भी जो 70% हिस्सा है वो बर्फ के तौर पर मौजूद है, जिसे हम आइस शीट्स या ग्लेशियर कहते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी लोकेशन जो है वो इनएक्सेसिबल है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं पर लगातार बर्फ की चट्टानें हैं या ग्लेशियर जैसी स्थिति है तो ह्यूमन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, या पहुंचने के सोर्स भी हैं तो वहां सरवाइव करने के सोर्स नहीं है। भाई अगर आपको पानी को तो आपको यूटिलाइज करना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ग्लेशियर में चले जाएंगे और एक छोटी सी वाटर बोतल जाएंगे लेके आएंगे, तो उतनी दूर तो जाने और आने में ही आपका क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूम हो जाएगा। तो वो जो है वो पानी जो है इनएक्सेसिबल है। तो केवल 1% हमारा जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है ह्यूमन के यूज़ के लिए। तो अब क्या हुआ, ले दे के अपने पास पानी इतना सारा है, अभी हमने मैप में देखा पूरा वाटर प्लैनेट है, लेकिन उस पूरे वाटर प्लैनेट होने के बावजूद भी हमारे पास केवल 1% वाटर है जो यूटिलाइज के लायक है, जिसे हम ह्यूमन के तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे पाया जाता है, ये ग्राउंड वाटर के तौर पे, सरफेस वाटर के तौर पर, रिवर्स और लेक्स के तौर पर, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के तौर पर पाया जाता है। अब ये जो 1% पानी है जो कि एकदम क्लीन एंड क्लियर है, ये अमूमन आपको रिवर्स या लेक के तौर पे मिलेंगे, क्योंकि आप देखते हैं नदियों का पानी पीने लायक है। और अगर आप बात करें कि आपके घर में पानी कहाँ से आ रहा है,
तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि वो नदी से ही पानी आ रहा है या वहाँ से कोई एक सोर्स है और वो लगातार टंकियाँ बनाते हुए आपके घर तक पानी आता है ना। इसीलिए जलकल विभाग अलग से एक डिपार्टमेंट है जो आपके प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था रखता है। क्या हो अगर एक दिन आपको प्रॉपर पानी ना मिले तो किल्लत की स्थिति आ जाएगी। जो पानी आप 10 रुपए की बोतल में खरीद पा रहे हैं, सोचिए अगर आप डेली यूज में उसे आप बकेट में यूज करते हैं, एटलीस्ट कम से कम आपको अपनी डेली एक्टिविटीज एक टाइम भी निपटाने के लिए कम से कम 10 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर मिनिमम चाहिए। तो क्या हो अगर वाटर सप्लाई आप तक ना पहुंचे, तो ये गवर्नमेंट है जो हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है कि हमें अपने घर में पानी मिल रहा है। दूसरा जो सोर्स है हमारा वो क्या है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड वाटर है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ट्यूबवेल लगाया जाता है या फिर कोई मोटर के माध्यम से पानी निकाला जाता है या फिर ग्राउंड वाटर होता है आप समरसेबल करते हैं और उसके माध्यम से आपको पानी मिलता है या फिर कुआं होता है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं राजस्थान जैसी जगह में उसे बावड़ी बोलते हैं या और भी टर्मिनोलॉजीज है जो पानी को सेव करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको फ्रेश वाटर अवेलेबल कराती हैं। तो जो 1% फ्रेश वाटर है वो आपको कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, सरफेस वाटर से और ग्राउंड वाटर से। सरफेस में आपको बता ही दिया मैंने, और उसके अलावा आपकी जो भी रिवर्स लेक्स हैं वो सरफेस में ही आएंगी। ग्राउंड वाटर में आपका कुआं हो गया, समरसेबल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, या जितनी भी तरह की चीज़ें जो आप जमीन से पानी पाताल से निकाल सकते हैं। पहले हर घर में आप देखते होंगे हैंड पंप होता था। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि पहले हैंड पंप होता था, तो वो हैंड पंप इसीलिए काम आता था। साथ में जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वो भी काउंट किया जाता है, ठीक है। साथ में फ्रेश वाटर की जो बात है वो सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ का। ना तो उसे आप ऐड कर सकते हैं ना आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वाटर हमेशा रोटेट हो रहा है, फ्लोइंग स्टेट में है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। पता चला एक जगह लिक्विड है, दूसरी जगह वो वाटर वेपर के फॉर्म में है, इवेपोरेशन हो रहा है, तीसरी जगह वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ है। बाद में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां से पिघलेगा। तो पूरी पृथ्वी में आप सोचिए ना तो आप पानी घटा सकते हैं ना आप पानी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्या हमारे लिए, पानी, जिसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, सिर्फ है तो क्या इसका कांस्टेंट मोशन, ये लगातार फ्लो कर रहा है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा नदी अचानक से रुक गई, नदी हमेशा बहती ही रहती है। उसका यही रीजन है कि वो कांस्टेंट मोशन में है और ये लगातार एयर में, लैंड में और वापस ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। भाई एक जगह से दूसरी जगह गया, वाटर वेपर है तो आसमान में जाएगा, इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो आसमान में जा रहा है, और वापस से नीचे आया तो पता चला वो किस इलाके में लैंड करेगा आपको तो पता नहीं है। हो सकता है वो ज़मीनी एरिया हो, ऑब्वियस से ज़मीन में ही आएगा, फिर ज़मीन में आने के बाद फिर वो कहीं जाएगा, अगर पहाड़ों में आएगा तो भी वो नीचे मैदान की तरफ आएगा। तो पानी जो है लगातार इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, इस प्रोसेस में लगातार चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। हम लोग यूज अमाउंट में पानी का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली पीने के लिए और अलग अलग तरह के कामों के लिए भी हम यूटिलाइज करते हैं। वॉशिंग, अगर सोचिए गर्मी में आपके कपड़ों में पसीना आ रहा है और आप इसे नहीं धोएंगे तो इसमें बदबू आने लगेगी, तो आपके बगल में जो बच्चा बैठा है वो आपके बगल में बैठना बंद कर देगा। तो क्या बिना कपड़े धोए आप रह सकते हैं? नहीं। क्या कपड़े को धोने का कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है? मान लीजिए आपके पास पानी नहीं है, क्या आप किसी और चीज़ से धो सकते हैं? आपके पास अगर बर्तन है और आपके पास धोने के लिए पानी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आप उसे मिट्टी से धो सकते हैं। बहुत सी जगह आप ऐसा देखेंगे कि लोग मिट्टी से धोते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप कपड़े को मिट्टी से धो सकते हैं? नहीं। क्या कपड़े को किसी और चीज़ से धो सकते हैं? नहीं। आपको लिक्विड ही चाहिए। तो
ऐसे में पानी अपने आप में काफ़ी प्रीशियस और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पानी का कोई अल्टरनेट नहीं है। हमें जीवित भी रहना है तो पानी चाहिए, हमें जीवित रहना है तो हमें मिट्टी चाहिए, हमें जीवित रहना है तो सनलाइट चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूरज बस ऐसे ही है। अगर सूरज ना है, सोचिए सूरज का डिसिप्लिन कितना ज़्यादा है कि वो रोज समय पे आता है, समय पर चला जाता है। ऐसी कोई जिद नहीं करता कि अब आज रात तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, आज मैं रात नहीं होने दूंगा, आज मैं यहीं रुकूंगा। सूरज ऐसा नहीं करता ना। तो ये डिसिप्लिन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक अर्बन इंडियन 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूटिलाइज करता है पर डे। 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, है ना। तो मैंने तो कम ही कहा था, मैंने 10 से 20 लीटर कहा था, लेकिन एक नगरीय क्षेत्र में रहने वाला एक भारतीय औसत पर डे 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। किस किस में? एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ड्रिंकिंग, 4 लीटर ऑफ वाटर इन कुकिंग, 20 लीटर ऑफ वाटर इन बाथिंग, भाई नहाने के लिए। फिर फ्लशिंग के लिए 40 लीटर ऑफ वाटर। सोचिए लोटा पार्टी कितनी अच्छी थी, गांव में तो लोग लोटे में काम चल जा रहा था। एनीवेज, और जितने हाई और एडवांस्ड इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं तो फ्लशिंग में पानी उतना ज़्यादा जाएगा। वॉशिंग क्लोथ्स में कितना? 40 लीटर। वॉशिंग यूटेंसिल्स में कितना? 20 लीटर। गार्डनिंग में कितना? 23 लीटर। तो अप्रॉक्स 150 लीटर ऑफ वाटर। तो ठीक है, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो एक कितना भी कम है, चलिए 150 से हम थोड़ा और कम कर लेंगे तो 100 लीटर मिनिमम ऑफ वाटर यूटिलाइज्ड बाय अ अर्बन पर्सन पर डे। हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं? ये तो हमने जितने की बात की, ये जो एक्टिविटी है पर्सन के द्वारा, ये केवल अपने यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। लेकिन अगर यही बात हमारी आ जाती है कब? समुदाय के स्तर पर या कॉमर्शियल लेवल पर, तो एग्रीकल्चर। ये तो केवल 150 लीटर जो इसने बताया है, 150 लीटर ऑफ वाटर, ये केवल पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए है। उसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स। भाई अगर आप डैम बना के उससे बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर चाहिए होगा। या आप खेती कर रहे हैं, खेती में तो 5-10 लीटर पानी अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो ये ठीक ऐसे है जैसे आपने एक छोटी सी बूंद उसमें डाल दिया है, क्योंकि जो जमीन है वो हमेशा प्यासी होती है पूरी तरह से। अगर आप खासकर अगर गर्मी में डालेंगे तो इस समय तो पता नहीं कितना पानी एक छोटी सी जमीन पूरा पानी सोख लेगी, क्योंकि मिट्टी ड्राई स्टेट में होगी। साथ ही जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ के 146 करोड़ हो गई है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जो खाने का डिमांड है वो बढ़ेगा, और साथ ही जो कैश क्रॉप्स है उनका भी बढ़ेगा। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनसे आपको डायरेक्टली कैश मिल जाता है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, खरीफ, जायद, रबी कैश क्रॉप कौन सी है, बाकी क्या है, तो ये अभी टॉपिक में हमारे नहीं है। साथ में इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। पानी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है। पहले भी हमने ये पढ़ा है इससे पहले कि एक शहर की अपनी विकास यात्रा होती है ना। तो जब आप शहर की विकास यात्रा में लगातार शहर ग्रो करता है, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर वहाँ पर आप चाहे ओवर ब्रिज बनाएं, चाहे आप हाईवे बनाएं, चाहे आप बिल्डिंग्स बनाएं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हर एक चीज में, हर एक कंस्ट्रक्शन में पानी की जरूरत होती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना पानी के पूरा नहीं होता, तो उसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या होगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हाई होगा। भाई पहले अगर किसी जगह पर एक घर था उसमें 5 या 10 लोग थे, अब उतनी ही जमीन पर 10 मंजिले की बिल्डिंग बन गई। अब हर हर मतलब फ्लोर पे आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे 5 लोग हैं, तब उतनी ही जगह में 50 लोग हैं। पहले जितनी जगह में 5 से 10 लोग थे, अब उतनी ही जगह में 50 लोग हैं। तो क्या हुआ? अर्बनाइजेशन से आपका
जो वाटर का कंजम्पशन है वो अल्टीमेटली बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया। अगेन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो लगातार पानी को कम कर रहा है। अगर पोल्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पढ़ा कि टोटल मिलाकर हमारे पास 1% ऑफ वाटर है, और अगर लगातार उसमें भी गिरावट होगी या कमी होगी तो अल्टीमेटली हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? अगर वाटर पोल्यूशन होगा उसी 1% ऑफ वाटर में, तो वो तो अपने आप जो हमारे टोटल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल था वो पानी भी तो कम हो गया ना। इसीलिए वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। साथ ही वाटर अवेलेबिलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? हर जगह पानी उपलब्ध नहीं है। अगर आपके घर में पानी आपके नल से आ रहा है और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है तो आप समझिए कि खुशकिस्मत हैं, और ऐसी जगह पर आप रह रहे हैं जहां पर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल पा रही है। तो ऐसे में वाटर अवेलेबिलिटी के लिए किस चीज़ की आपको ज़रूरत है भाई? क्या ऐसे मेजर्स आप यूज़ करेंगे कि जो आपके वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी 24/7 बनी रहे? बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर स्कैरसिटी है, कमी है, और वो ये केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं बात हो रही, हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है। उनमें से ज़्यादातर आपके अफ्रीका में है, वेस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, और वेस्टर्न यूएसए में है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में है, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में है, और साथ ही लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया शॉर्टेजेस की, ये जो वाटर सप्लाई है, जो फ्रेश वाटर सप्लाई है, इनकी शॉर्टेजेस को फेस कर रहा है। तो इतने देशों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर देश इस कमी से, इस समस्या से जूझ रहा है। तो इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? साथ ही जो क्लाइमेटिक जोन्स में जो भी कंट्रीज लोकेटेड हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि वो सूखे का सामना कर रहे हैं। तो अगर हम सामान्य तौर पर बात करें कि सूखे का क्या मतलब है, सूखे का मतलब है कि पानी की कमी की वजह से ना तो वहाँ खेती हो पा रही है, ना वहाँ पर पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पा रहा है, ना कपड़े धोने के लिए पानी है। तो जीवन की जो दैनिक जरूरतें हैं वो सब की सब बाधित हो जा रही हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पानी की अनुपलब्धता की वजह से, या पानी न होने की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ने की वजह से वहाँ के लोगों को जो भी खाना पानी है वो उपलब्ध नहीं होगा, और ऐसे में लोग वहाँ से पलायन करेंगे। साथ ही सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन भी रीजन हो सकता है ना। सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन से क्या मतलब है कि कहीं कहीं पर जब बारिश होती है तो वहां पर पानी की उपलब्धता बनी रहती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि उस बहते हुए पानी को हम चैनलाइज कर पाएं और वो पानी बह जाता है। ठीक है, अब जब पानी बह गया तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? अब मान लो जिस समय बारिश हो रही थी, बारिश के बाद, क्योंकि हम सीजनल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, बारिश जब हुई तो अगले 3-4 महीने तक पानी था, लेकिन फिर वो पानी बह गया, हम उसे रोक नहीं पाए ढंग से, तो वो पानी बह गया। और पानी बह गया तो फिर बाद के बचे हुए 9 महीनों में, 8 महीनों में आप अपने जीवन का गुजारा कैसे करेंगे? इसके अलावा जब एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि वहाँ पर ड्यू टू गुड मानसून, वहाँ पर सब कुछ जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, और साथ ही वहाँ पर जिस साल बारिश अच्छी होती है तो पानी की उपलब्धता अच्छी रहती है। लेकिन मानसून में किसी तरह के बदलाव की वजह से वहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होने लगती है। तो ये फर्क पड़ता है। साथ में ये जो स्कैरसिटी है इसका रीजन क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है कि जिस समय आपके पास था आपने फ्यूचर के लिए नहीं बचाया और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया। या मान लीजिए किसी कॉमर्शियल सेक्टर में है, कुछ ऐसे बीज हैं, जैसे हमने हरित क्रांति के बाद भी पढ़ा कि कुछ ऐसे बीज हैं HYV जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उस जगह पर पानी की कमी अपने आप होने लगेगी। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी प्रॉब्लम करता है, इसीलिए कई जगह पर ग्राउंड वाटर यूज करने पर बैन है। उसका यही रीजन है कि आप जमीन से निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लेंगे तो पानी तो लिमिटेड मात्रा में है ना, तो वो पानी कम पड़ जाएगा। साथ ही कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज से मतलब ये है कि पानी जब आपके घरों से निकलता है, एक पानी तो होता है कि जो आपके नलों में आ रहा है, और वही पानी जब वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर जा रहा है। अब जो पानी आपने फ्लश किया और बाकी चीज़ें हैं, अगर उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं किया गया और नदियों में छोड़ दिया गया तो उससे पोल्यूशन फैलेगा, और जो वाटर पोल्यूशन होगा उसकी वजह से डेली लाइफ में हम पानी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जब हम पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या अगर पिएंगे तो उससे बीमारी होगी, प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में। तो इसीलिए पानी को प्रॉपर ढंग से ट्रीट करके ही वापस भेजा जाता है। फिर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। भाई अगर हमने ये देख लिया कि पानी का क्या इस्तेमाल है, तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम पानी को बचाएं कैसे, और बिना पानी बचाए हमारा काम चलेगा कैसे। हमें साफ पानी तक पहुंच बनाए रखने के लिए वर्तमान में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर साफ पानी उपलब्ध है, हमने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। पानी को प्रॉपर ढंग से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही वो दोबारा यूटिलाइज करने के लायक हो पाता है। तो ऐसे में क्या है, क्लीन और सही वाटर रिसोर्स तक हमारी पहुंच कैसे बनेगी ये देखा जाए, तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। हम जानते हैं कि जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसके ओवर यूज से या पोल्यूशन से, भाई पानी हमको पता है कि ये तो रिन्यू हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज करते हैं या इसे पल्यूट करते हैं तो ये हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, भले ही रिन्यूएबल है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे यूटिलाइज के लायक नहीं बचेगा। साथ ही जो अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज है या एग्रीकल्चर केमिकल्स है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वाटर बॉडीज में, ये मेन क्या है, कंटामिनेंट्स हैं। क्या क्या कह रहा है, जो पानी बिना ट्रीट किए, मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ से पानी निकल रहा है और उस पानी को हमने बिना ट्रीट किए ही वापस छोड़ दिया नदी में, तो उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन होगा वो पानी को यूटिलाइजेशन के योग्य नहीं छोड़ेगा। साथ ही जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं कि जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, वो जब हम खेतों में डालते हैं तो वो पौधों के साथ साथ मिट्टी और पानी में होते हुए ज़मीन के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जो कि नुकसान करते हैं। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी अगर बिना ट्रीट किए आपने वापस नदी में डाल दिया तो अगेन वाटर पोल्यूशन होगा। ये वाटर को पल्यूट करते हैं किससे, विथ नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इन रीजन से जो हमारा पानी है वो पल्यूट होता है। यहाँ पर रिवर यमुना की फोटो दिया गया है। ये जो पानी गंदा दिख रहा है उसका सीधा सा रीजन है कि हमारी जो इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया है और डायरेक्ट पानी वहाँ पर जा रहा है। और इनमें से अधिकांश जो पानी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसको आप वापस से उसको मतलब वापस से ठीक नहीं कर सकते। वो केमिकल्स ऐसे हैं कि आप उनको ट्रीट करने के बाद भी कुछ मात्रा वहाँ पर रह जाएगी। तो ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस ढंग से उसको ट्रीट करें कि पूरी तरह से उससे केमिकल्स निकल सके
और ऐसे केमिकल हम पानी में जाने ही ना दें जिसके जाने के बाद हमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो सारा पानी हमारी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है और वही केमिकल्स हम ह्यूमन बॉडी के थ्रू अपने अंदर डाल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में डाल रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना होगा कि हम पानी को ढंग से यूज़ करें, उसमें केमिकल्स ना डालें और प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद ही यूटिलाइज करें। साथ ही जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन है, वो जो सरफेस के रन ऑफ है, मतलब पानी का काम है बहना। हमने शुरू में ही बात किया था कि पानी कभी रुकता नहीं है, पानी एक सक्रिय घटक है, वो जहाँ भी रहेगा वो लगातार काटने का काम करेगा। अगर किनारे में पत्थर भी है तो वो उस पत्थर को भी काट देगा। तो जो पानी के जो लगातार बढ़ने का काम है, अगर हम प्रॉपर पेड़ लगाते हैं, जंगल बनाते हैं, तो ऐसे में अगर पानी की जो बहने की रफ्तार है वो कम होगी, और जब वो उन पेड़ों के बीच से पानी बहेगा तो नीचे जाएगा और नीचे जाके जड़ों को पानी वो देगा और उसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक होंगी। साथ में जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो अलग दूसरा मेथड है पानी को बचाने का, ठीक है। साथ ही कैनाल्स यूज करना इरिगेशन के लिए, ग्राउंड वाटर से बार बार पानी निकालने की बजाय हम फ्लोइंग वाटर कैनाल्स के फॉर्म पे रखें और उससे पानी लेकर के सिंचाई करें। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना इसीलिए चलाई जाती है। कई बार कैनाल्स को इंटरलिंक किया जाता है जिससे खेती में हमारा फायदा हो। साथ ही जब हम ऐसे इससे क्या होता है, मिनिमम लॉस होता है पानी का जब हम स्प्रिंकलर्स यूज करने लगते हैं। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, ये जमीन में लगे होते हैं और हर थोड़ी दूरी पर ये एक तरह की मशीन कह लीजिए कि अपर सरफेस में होते हैं और ये बूंद बूंद करके पानी उन तक पहुंचाने का, पेड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये बूंद बूंद करके पेड़ों तक पानी पहुंचाते हैं तो इससे फिर जो पानी है उसकी बचत होती है। अगर आप डायरेक्ट रन ऑफ वाटर यूज करेंगे खेत में तो वो उससे आपका काफ़ी लॉस होता है, उसकी बजाय हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं। ये एक वाटर स्प्रिंकलर, तो ये क्या है, एक बड़े एरिया को कवर कर रहा है और छोटी छोटी बूंदों के तौर पे उनको पानी मिल रहा है। साथ ही जिन जो भी जगह ड्राई रीजन्स हैं जहां पर इवेपोरेशन रेट काफ़ी हाई है, वहां पर ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन किया जा सकता है। साथ में इस तरह के जो मेथड्स हैं वो हमें यूटिलाइज करने चाहिए जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट पॉसिबल वे में वाटर को कंज्यूम कर सके, साथ ही हम पानी को इस ढंग से बचा पाएँ कि और अदर कामों के लिए भी वो सेफ रहे। अगर हम एक ही काम में सारा अपना अच्छा पानी डाल देंगे तो बाकी कामों के लिए हमारे पास पानी नहीं बचेगा। तो वाटर की शॉर्टेज ना हो। तो अभी हमने पूरा क्या समझा कि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है, बेसिकली वो रिन्यूएबल है, लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे तो दिक्कत होगी। साथ में वाटर को बिना ट्रीट किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ में हम उसमें ऐसे केमिकल्स ना डालें जिन्हें ट्रीट ना किया जा सके। और पानी को बचाने के लिए हमें इरिगेशन में ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए जो कि पानी को बचाएं, उसमें से एक है स्प्रिंकलर मेथड। तो ये अभी हमने वाटर टॉपिक में पढ़ा। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।